कि हमने पैथोलॉजी का स्टार्ट लिया हुआ है और आज पैथोलॉजी हम जो अगला टॉपिक जो है उसको प्रोसीड कर रहे हैं। जो सेल अडॉप्टेशन हमने स्टार्ट की हुई है, आज इसका हम तीसरा पार्ट जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। सही है। और इसमें हम पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम सेल अडॉप्टेशंस की जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं कि सेल अडॉप्टेशंस जब किसी भी स्टिमुलाई के अगेन जो है सेल जो है अपने आप को अडॉप्ट करता है ताकि उस स्टिमुलाई ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है उसको उसमें वो सर्वाइव कर सके। उसमें हमने एट्रोपी पढ़ा, उसमें हमने हाइपरट्रॉपी पढ़ा और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद मेहनत करें और वीडियो को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया आपके पास यहाँ पे भी दो टर्म है। हाइपर हम कहते हैं मतलब इंक्रीज को हम कहते हैं, जब नॉर्मल से एक चीज़ इंक्रीज करते हैं उसको हम हाइपर बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास है प्लेजिया। प्लेजिया हम कहते हैं फॉर्मेशंस। प्लेजिया हम कहते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पे तो हाइपर प्लेजिया हम कहते हैं कि जब नॉर्मल से जो सेल की जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है सेल की फॉर्मेशन, वो इंक्रीज कर जाता है। और जब नॉर्मल से सेल की जो प्रोडक्शन है या जो प्रोलिफरेशन है वो इंक्रीज कर जाता है, उसकी जो डिवीजन रेट होता है वो इंक्रीज करता है और उसकी वजह से दो सेल के जो प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से वो बढ़ जाता है, वो फॉर्मेशंस ऑफ सेल्स होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो हाइपरप्लेजिया इज बेसिकली इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स which result in increase in the size of an organ or tissue। क्योंकि जब सेल के नंबर बढ़ेंगे तो सेल का जो साइज होगा वो भी मतलब अगर एक टिश्यू है, एक ऑर्गन है, वो कुछ सेल से बने हुए हैं। अब अगर यहाँ पे सेल के नंबर बढ़ते हैं तो उस ऑर्गन का जो साइज होगा, जो वेट होगा, वो भी आपके पास क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो हाइपरप्लेजिया इज बेसिकली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स which result increase in the size of an organ। ये बात याद रखें कि हाइपरट्रॉपी में हमने पढ़ा कि हाइपरट्रॉपी में कोई भी नए सेल नहीं बनते। हाइपरट्रॉपी में जो सेल होता है उसका साइज इंक्रीज करता है, जबकि हाइपरप्लेजिया में सेल की साइज तो सेम रहती है लेकिन जो सेल की नंबरिंग होती है वो बढ़ती है। और जब सेल के नंबर बढ़ते हैं तो आपके पास जो ऑर्गन होता है या जो टिश्यू होता है उसका साइज आपके पास बढ़ता है, उसका वेट आपके पास बढ़ता है, उसका साइज आपके पास बढ़ता है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉपी इज दैट इन हाइपरट्रॉपी आपके पास क्या होता है, हाइपरट्रॉपी में कि वही जो सेल होता है उसमें इंक्रीज आता है, जबकि हाइपरप्लेजिया में जो सेल की जो प्रोडक्शन होती है, नंबरिंग होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। अब जिस तरह हाइपरट्रॉपी हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी होता था और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, सिमिलर लाइक दिस हाइपरप्लेजिया कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब जो हाइपरप्लेजिया है यानी जिस ऑर्गन के अंदर हाइपरप्लेजिया ने होना है तो उसमें कुछ सेल्स होंगे। उस सेल्स क्या करते हैं, उस सेल्स आपके पास ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर जाके जो सेल्स होते हैं उसमें हाइपरप्लेजिया को स्टिमुलेट करता है। उसमें हाइपरप्लेजिया को कैसे स्टिमुलेट करता है, बाय इंक्रीज द डिवीजन, बाय इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, बाय इंक्रीज द माइटोसिस ऑफ द सेल्स। और उससे आपके पास जो सेल्स के नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन बोथ सिचुएशन सेलुलर प्रोलिफरेशन स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर्स। यानी यहाँ पे जो स्टिमुलाई होगा हाइपरप्लेजिया के लिए वो आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वैरायटी और टाइप ऑफ सेल। और ये जब हम आगे हाइपरप्लेजिया को फर्दर पढ़ेंगे तो आप इस डिफिनीशन को जो है वो बेहतर जो है समझ जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरप्लेजिया में आपके पास आता है कि जो हाइपरप्लेजिया है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और हमने कहा पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब हम फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल देखते हैं। आपके पास हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है, कि मतलब यह है कि यहाँ पे हार्मोन्स जो है उसकी लेवल बढ़ जाती है या वो जो है हाइपरप्लेजिया को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं।
आपके पास हमने ये पढ़ा था हाइपरट्रॉपी में कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस के एनलार्जमेंट होती है तो उसमें हाइपरट्रॉपी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। तो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल में हमारे पास आता है enlargement of uterus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये बात हमने कही थी कि अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि enlargement of uterus during pregnancy is due to hyperplasia, hypertrophy, both, none of these, तो करेक्ट ऑप्शन जो वहाँ पे होगा वो आपके पास बोथ होता है, क्योंकि दोनों होते हैं, हाइपरट्रॉफी एज वेल एज हाइपरप्लेजिया अकर एट द सेम टाइम। The proliferation of glandular epithelium of the female breast at puberty and during pregnancy। तो यहाँ पे आपके पास हार्मोनल हाइपरप्लेजिया है, जो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम होता है फीमेल ब्रीज के, उसमें क्या हो जाता है कि प्रोलिफरेशन जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी सही है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें क्या हो जाता है कि उसमें प्रोलिफरेशन होता है। और आपने देखा होगा कि मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है और या जो प्यूबर्टी के दौरान होते हैं, जो फीमेल ब्रीस्ट होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें जो है हाइपरप्लेजिया होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया। अब कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया हमारे पास ये हाइपरप्लेजिया होता है कि जिसमें आपके पास एक ऑर्गन्स या एक टिश्यू के आप कुछ पार्ट जो है वो रिमूव करते हैं या कुछ पार्ट जो है इंजर हो जाते हैं, वो आप सर्जिकल पार्ट को मतलब उस सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं, लेकिन उसके जो रिमेनिंग अनइंजर्ड सेल्स होते हैं, यानी उनके जो रिमेनिंग अनइंजर्ड सेल्स होते हैं वो स्टिमुलाई क्रिएट करते हैं, स्टिमुलाई प्रोड्यूस करते हैं, और जो अनइंजर्ड सेल्स होते हैं वहाँ पे हाइपरप्लेजिया स्टार्ट होता है। और कुछ टाइम के बाद आपके पास जो इंजर्ड पार्ट जो है रिमूव किया होता है वो अपने जो है ओरिजिनल मतलब जो उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है वो डेवलप हो जाती है। तो कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया इन विच और रेसिड्यूल टिश्यू ग्रो आफ्टर रिमूवल और लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन। जिस तरह मैंने आपको बोला कि इसमें आपके पास लाजमी ये है कि आपने एक पार्ट को रिमूव किया, लेकिन आपके पास कुछ, यानी अगर सपोज यहाँ पे जो लेवर का एग्जांपल है, अगर आप लेवर के कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं या वो किसी वजह से इंजर होकर लॉस हो जाते हैं, अब उसके लिए कुछ पार्ट के होने, जो लेवर है कुछ अनइंजर पार्ट का होना लाजमी है, कुछ अनइंजर सेल होंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप सारा के सारा जो लेवर है वो आप रिमूव करते हैं या सारा के सारा लेवर जो है वो लॉस करते हैं, तो फिर मतलब वो लेवर दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन व्हेन अ पार्ट ऑफ लेवर इज मतलब आपके पास एक पार्ट ऑफ लेवर जो है आप लॉस करते हैं या रिमूव करते हैं, और जो रिमेनिंग अनइंजर होते हैं उसमें फिर क्या हो जाता है, वो आपके पास क्या करते हैं कि उसमें स्टिमुलाई क्रिएट करते हैं, स्टिमुलाई प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो अनइंजर्ड सेल होते हैं उसमें हाइपरप्लेजिया कॉज करते हैं, और उसकी वजह से आपके पास जो लेवर है उसका जो नॉर्मल साइज है वो रिटर्न हो जाता है। When a part of flower is respected, mimetic activity in the remaining cell began as early as 12 hours later, eventually restoring the liver to its normal weight। तो ये हमारे पास एक हमने पढ़ा हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, एक हमने पढ़ा कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। अब हार्मोनल हाइपरप्लेजिया जिसमें हमने कहा कि जो ब्रीस्ट विच टेक प्लेस in the breast during pregnancy and during puberty, and the compensatory hyperplasia that take place in the livers. The stimuli for the hyperplasia in this setting are the polypeptide growth factors produced by uninjured hepatocytes as well as the non-parenchymal cell in the livers। तो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया ये बात कि जो हाइपरप्लेजिया होता है इनका जो स्टिमुलाई होता है, जो जिन्होंने हाइपरप्लेजिया को प्रोड्यूस करना है, जिन्होंने सेल मैट्रिक डिवीजन को इंक्रीज करने में आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब आपके पास आप लेवर को कुछ पार्ट रिमूव करते हैं तो उसमें जो अनइंजर्ड सेल होते हैं, यानी जो हेल्थी सेल्स होते हैं, वो यहाँ पे आपके पास ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं जो अनइंजर्ड सेल होते हैं उसमें हाइपरप्लेजिया कॉज करते हैं, और आपके पास जो लेवर होते हैं वो अपने नॉर्मल वेट या जो नॉर्मल साइज तक है वो दोबारा आ जाता है। एज वेल एज द नॉन पेरेन्काइमल सेल इन द लेवर। आपके पास दो सेल्स होते हैं, एक मेसेनकाइमल सेल और पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, सही है। तो मतलब यहाँ पे जो मतलब नॉन पेरेन्काइमल सेल है और जो हेपेटोसाइट्स है, दोनों आपके पास जो है ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं और लेवर में हाइपरप्लेजिया को स्टिमुलेट करते हैं, और आपके पास जो लेवर होते हैं वो अपने नॉर्मल
जो है उसको गेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। Most forms of pathological hyperplasia are caused by excessive hormonal or growth factor stimulation। यानी आपके पास हाइपरप्लेजिया जो पैथोलॉजिकली हमारे पास होते हैं उसके जो काज होते हैं आपके पास, उसमें हमने ये बात की कि जो ग्रोथ फैक्टर है या जो हार्मोन है वो आपके पास हाइपरप्लेजिया को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसके लिए स्टिमुलाई ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब जब ये ग्रोथ फैक्टर, ये हार्मोन्स नॉर्मल से इंक्रीज कर जाते हैं, यानी मतलब इसके जो कंसंट्रेशन है यानी इनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो एक्सेसिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये आपके पास क्या करते हैं, जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड there is a burst of uterine epithelial proliferation. It is normally tightly regulated by the stimulatory effect of pituitary hormone and ovarian estrogen and the inhibitory effect of progesterone। अब इसको आपने समझना है। कहते हैं कि आपके पास जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है तो उसमें आपके पास जो यूटरस के जो लेयर्स होते हैं वो ब्रश करता है। अब इस यूटरस लेयर्स के फॉर्मेशंस को इसको मतलब कौन कंट्रोल करता है, इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको मतलब कौन रेगुलेट करता है? तो आपके पास एक पिट्यूटरी हार्मोन्स है, एक एस्ट्रोजन है और आपके पास क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। ये तीन हार्मोन आपके पास क्या करते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं इसको क्या करते हैं, यानी ड्यूरिंग जो ब्रस्ट होते हैं यूट्राइन के, इसको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यानी इनको रेगुलेशन जो है ये तीन हार्मोन करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब जब इस हार्मोन्स के बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही है, जब इस हार्मोन के बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, अब आपके पास इंक्रीज एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, यानी आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पे एस्ट्रोजन के जो लेवल्स होता है वो बढ़ जाता है, तो ये आपके पास एंडोमेट्रियल जो हाइपरप्लेजिया काज करते हैं। और जब फिर आपके पास ब्रस्टिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर्स होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपके पास जो है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल के दौरान ब्लीडिंग होती है जो एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल, लेकिन जब आपके पास मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, एज इन दिस केस एस्ट्रोजन जो है वो उसके लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूटेरस के, उसमें हाइपरप्लेजिया काज करते हैं। और जब वो फिर उस हाइपरप्लेटिक होता है, हाइपरप्लेजिया उसमें हो जाते हैं, तो जब वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो उसकी ब्रस्टिंग होती है, तो फिर उसकी वजह से आपके पास जो है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया is another example of pathological hyperplasia induced in response to hormonal stimulation by androgen। यानी आपके पास जो बिनाइन प्रोस्टेटिक जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होते हैं, यानी जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनकी रिलीज होती है और वो जाके जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होते हैं उसमें हाइपरप्लेजिया को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। Stimulation by growth factor is also involved in the hyperplasia that is associated with certain viral infection। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ वायरल इन्फेक्शन जो है वो आपके पास भी हाइपरप्लेजिया काज करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है वो है पेपिलोमा वायरस, जो कि काज करते हैं जो स्किन वॉट है, जो म्यूकोजल लेशन है, दैट आर कंपोज ऑफ मासेस ऑफ हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम, यानी दे कॉज द वॉट एंड म्यूकोजल लेशंस and that any papilloma virus जो है they cause the skin wart and mucosal lesion, and that mucosal lesion and the skin wart are composed of masses of the hyperplastic epithelium। तो certain viral infection can also cause the pathological hyperplasia। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंटीमेन हाइपरप्लेजिया। एंटीमेन हाइपरप्लेजिया हमारे पास आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ट्यूनिक मेडिया होता है, ट्यूनिक इंटरनिया होता है, ट्यूनिक एक्सटर्ना होता है, ऐसे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरनिया है, जो ट्यूनिक एंटीमे है, एंटीमेन हाइपरप्लेजिया है, द थिकनिंग ऑफ ट्यूनिका एंटीमिया ऑफ ब्लड वेसल एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। यानी आपके पास इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्लड वेसल की जो इंटरनल लेयर है उसकी आपके पास जो है
हाइपरप्लेजिया होते हैं, वहाँ पे जो सेल है उसकी कम्युलेशन हो जाती है और उससे उसकी क्या हो जाती है, जो ब्लड वेसल के जो इंटरनल लेयर होते हैं वो थिक हो जाते हैं। Intimate hyperplasia is the universal response of vessel injury and it is an important reason of late bypass, graft failure, particle in vein and the synthetic vascular graft। यानी इसका मतलब ये है कि जो एंटीमेन हाइपरप्लेजिया है, जब आपके पास वेसल की इंजरी हो जाती है तो उस दौरान आपके पास जो है एंटीमेन हाइपरप्लेजिया होता है। और दूसरी बात ये है कि जो बाईपास ग्राफ फेलर है, लेट बाईपास ग्राफ फेलर, उसकी ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, यानी उसकी जो ग्राफ फेलर की जो लेट बाईपास ग्राफ फेलर की जो फेलर, यानी जो उसके जो फेलर है उसके रीज़न एक ये भी है हमारे पास एंटीमेन हाइपरप्लेजिया है। और ये पार्टिकुलरली ये जो एंटीमेन हाइपरप्लेजिया जो कि लेट बाईपास ग्राफ फेलर कॉज करते हैं, पार्टिकुलर इन वीन एंड द सिंथेटिक वेस्कुलर ग्राफ जो है उसमें ये आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करते हैं उसके फेलर के अंदर। अब आपके पास इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये जो हाइपरप्लेजिया है, it is also an important role in the connective tissue cell and wound healings and which the proliferating fibroblast। जब आपके पास wound मतलब ये आपके पास जो है इंजरी वगैरह हो जाते हैं तो फिर उसमें जो wound healing होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें हाइपरप्लेजिया होते हैं और उसकी वो जो मतलब रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड wound healings के अंदर से, एंड विच proliferating fibroblast and जो blood vessel adhesion repair और यूटेराइन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि मैंने स्टार्ट में भी बात की और ये हाइपरट्रॉफी में हम जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो हाइपरप्लेजिया है इसके इम्पॉर्टेंट रोल है इन कनेक्टिव टिश्यू। जब आपके पास इंजरी हो जाता है तो आपके पास फिर जो ओन हीलिंग होते हैं तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओन हीलिंग है, सेल रिपेयर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ओन हीलिंग जो है वो रिपेयर करते हैं, सही है। तो उसमें भी हाइपरप्लेजिया के जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं और इसी के साथ साथ हाइपरप्लेजिया है ये आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड यूटेराइन एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उस दौरान भी है जो है हमारे पास हाइपरप्लेजिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब जब आपके पास ये जो हाइपरप्लेजिया है, सही है, जो हाइपरप्लेजिया है इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी जो यहाँ पे आपके पास जो स्टिमुलेशन है या जो ये जो माइटिक डिवीजन होता है, ये जो इंक्रीज इन द सेल नंबर है, ये आपके पास कंट्रोल प्रोसेस है, एक कंट्रोल प्रोसेस है, यानी ये अंडर द कंट्रोल होता है, सही है। अब अगर जो स्टिमुलाई है यानी जो ग्रोथ फैक्टर है, जो हार्मोन है, जिन्होंने हाइपरप्लेजिया को स्टिमुलेट किया हुआ है, अगर आप जो है मतलब उसको ख़त्म करते हो स्टिमुलाई को तो आपके पास हाइपरप्लेजिया जो है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ख़त्म नहीं करते तो फिर ये हाइपरप्लेजिया जो है ये कैंसर में डेवलप हो जाता है। फिर इसकी जो ग्रोथ है एंड इट इज़, आप देख सकते हैं, द हाइपरप्लास्टिक प्रोसेस रिमेन कंट्रोल इफ द सिग्नल दैट इनिशिएट इट रिड्यूस दैट दिस हाइपरप्लेजिया डिसअपीयर। मतलब ये है कि जो हाइपरप्लास्टिक प्रोसेस होते हैं ये कंट्रोल में होते हैं। जो फैक्टर्स, जो ग्रोथ फैक्टर, जो हार्मोन जिन्होंने आपके पास हाइपरप्लेजिया को स्टिमुलेट किया हुआ है, जो स्टिमुलाई है, अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो आपके पास हाइपरप्लेजिया जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, सही है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो स्टिमुलाई जो है वो कॉन्स्टेंटली उस हाइपरप्लेजिया को कॉज करते हैं तो आपके पास जो है फिर जो ग्रोथ होता है वो आपके पास जो सेल डिवीजन हो जाते हैं वो अनकंट्रोल बन जाता है। जो आपके पास कैंसर होता है, अब हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर भी आपके पास सेल डिवीजन होता है और हाइपरप्लेजिया भी आपके पास सेल डिवीजन होता है। लेकिन हाइपरप्लेजिया की जो सेल डिवीजन है ये कंट्रोल होता है, जो कैंसर के सेल डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल होता है। और जब हम कैंसर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हम जो है डिफरेंस वगैरह जो है वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इन विच द ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म परमानेंट डिसरेगुलेटेड और इनफेक्टिव। मतलब जो कैंसर एंड हाइपरप्लेजिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि द सेल डिवीजन एंड द हाइपरप्लेजिया आर कंट्रोल्स एंड व्हाइल द सेल डिवीजन एंड द कैंसर आर डिसरेगुलेटेड, यू कैन से दैट कि दे आर नॉट इन द कंट्रोल। हमारे पास उसमें जो है वो कंट्रोल नहीं होता, जबकि हमारे पास इसमें जो होते हैं वो हमारे पास कंट्रोल होता है, जो हाइपरप्लेजिया में होता है।
फिर इसके बाद आप यहाँ पे कुछ जो है डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके पास नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, सही है। जबकि यहाँ पे आपके पास जो एंडोमेट्रियम है वो हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियल है, सही है। मैंने आपको पहले कह दिया कि जब आपके पास एस्ट्रोजन के हार्मोन की जो है वो इंक्रीज़ होता है तो फिर आपके पास वो जो एंडोमेट्रियल जो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसका वो हाइपरप्लेजिया काज करता है, वो हाइपरप्लास्टिक बन जाता है। और जब फिर मेंस्ट्रुअल हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब उसकी ब्रस्टिंग हो जाती है तो आपके पास जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल के दौरान होती है। तो यहाँ पे आप ही देख सकते हैं, सही है। फिर इसके बाद हमने पेपिलोमा वायरस की बात की हुई थी कि जो हमारे पास जो है स्किन वॉट डिजीज, स्किन वॉट जो मिक्कीजलेशन होते हैं वहाँ पे हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम होते हैं। तो आप इसको भी यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। सिमिलर लाइक दिस आप यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो वो यहाँ पे नॉर्मल है, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइपरप्लास्टिक है। तो हमने जो है अभी जो हमने पढ़ा, हमने हाइपरप्लेजिया को पढ़ा। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी होगी क्योंकि टॉपिक जो है ये थोड़ा सा लेंथी था, तो इस वजह से जो है हमने कोशिश की हुई है कि हम इस टॉपिक को जो है वो मतलब पॉइंट टू द पॉइंट जो है हम इसको करें। आप डिटेल स्टडी के लिए अगर आप इसकी डिटेल स्टडी चाहते हैं तो आप रोबिन्सन्स पैथोलॉजी के बुक को पढ़ें और आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जो मसला होता है जिस किसी भी पॉइंट्स के ऊपर, तो आप जो है हमसे कमेंट के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप हमें ये भी बताइए कि आप हमारे इस मेथोडोलॉजी से कितने % जो है वो मुतमईन है, या हमें इसमें कौन सी इम्प्रूवमेंट जो है करनी चाहिए। तो हम आपके जो सजेशन होते हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल्स होंगे और हम उसको जो है अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।